चलो यहाँ देखो, ठीक। हम सब क्या पढ़ रहे थे? बिलियन। क्या पढ़ रहे थे? बिलियन। आज हम लोग बिलियन में आगे पढ़ेंगे झिल्लियां। क्या पढ़ेंगे? झिल्लियां। गिना लो, झिल्लियां। झिल्लियां, झिल्लियां, मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन, झिल्लियां, ठीक। समझ आप इधर? यह मेम्ब्रेन हम लोग कहते हैं। चलो देखो होता क्या है, देखो इधर। किसी भी ठोस या द्रव की सतह पर एक बहुत पतली क्या होती है? झिल्ली होती है। एक बहुत पतली परत होती है, उसको हम लोग कहते क्या है? झिल्ली कहते हैं। तो किसी भी ठोस या द्रव की सतह पर पाई जाने वाली बहुत पतली परत को हम लोग कहते क्या है? झिल्लियां कहते हैं। ये तुम लोग देखते होगे, चाय बनता है ना, तो चाय बनता है, चाय ठंडा हो जाता है, उसके ऊपर क्या होती है? एक लेयर बन जाती है, पपड़ी बन जाती है, उसी को हम लोग कहते क्या है? झिल्ली कहते हैं। लिखो, किसी भी ठोस या द्रव की सतह पर, किसी भी ठोस या द्रव की सतह पर पाई जाने वाली पतली परत को झिल्लियां कहते हैं। झिल्लियां कहते हैं, ठीक। हमने क्या लिखा? किसी भी ठोस या द्रव की सतह पर पाई जाने वाली पतली परत हम लोग क्या बोलते हैं? झिल्लियां कहते हैं, ठीक। तो झिल्लियां होती है पारगम्यता के आधार पर। झिल्लियां होती तीन, कितनी प्रकार होती हैं? तीन प्रकार की। लिखो, पारगम्यता के आधार पर, पारगम्यता बताएंगे अभी। पारगम्यता के आधार पर झिल्लियां तीन प्रकार की होती हैं। झिल्लियां तीन प्रकार की होती हैं। तीन प्रकार की पारगम्यता के आधार पर झिल्लियां तीन प्रकार की होती हैं, ठीक। समझ आप इधर? तो पारगम्यता के आधार पर हम लोग झिल्ली कितने भागों में बांटते हैं? तीन भागों में बांटते हैं। पहला होती है पारगम्य झिल्ली। क्या होती है? पारगम्य झिल्लियां। ना दो पारगम्य झिल्लियां भी बता दो क्या होता है भी। पहला होता है पारगम्य झिल्लियां। पारगम्य झिल्लियां, ठीक। इसको हम बोलते हैं परमिएबल। परमिएबल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन, परमिएबल मेम्ब्रेन्स। सिर्फ हम लोग सुने होंगे प्रकाश। एक होता है पारदर्शी, अपारदर्शी, और क्या होता है ना? पारदर्शी क्या होता है? यानी प्रकाश जब किसी माध्यम से क्या होता है? एक साइड से दूसरे साइड बुझा जाता है, कुछ चला जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पारदर्शी माध्यम। अपारदर्शी क्या होता है? जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आसानी से ना पहुंच जा पाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपारदर्शी माध्यम। उसी प्रकार से होती है पारगम्य झिल्लियां होती हैं। पारगम्य क्या होता है? पारगम्य मतलब यही ही पदार्थों को ले जाने और आने क्या करती है? काम करती है, ठीक। पारगम्यता के आधार पर, यानी पदार्थों को ले आने और ले जाने कार्य के आधार पर झिल्ली कितनी होती है? तीन प्रकार की होती है। पहला क्या है?
पहला है पारगम्य झिल्लियां, परमिएबल मेम्ब्रेन्स। ये क्या होता है? ऐसी झिल्लियां जिनमें से विलयन, अब विलयन में क्या होगा? दोनों मिला होंगे, विलय और विलायक, दोनों के कण आसानी से एक सिरे दूसरे सिरे क्या होते हैं? निकल जाते हैं या पहुंच जाते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पारगम्य झिल्लियां बोलते। लिखो समय, लिखो समय। ऐसी झिल्लियां, ऐसी झिल्लियां जिनमें से होकर, ऐसी झिल्लियां जिनमें से होकर ऐसी झिल्लियां जिनमें से होकर विलयन, विलयन, विलयन मतलब दोनों मिले हो जाएंगे, विलय और विलायक, कुछ नहीं है, विलय और विलायक, विलय और विलायक, विलय और विलायक दोनों के कण, के कण आसानी से, आसानी से, आसानी समझी, ऐसी झिल्लियां जिनमें से होकर विलयन, विलय और विलायक दोनों के कण आसानी से क्या होते हैं? पार हो जाते हैं, पार हो जाते हैं, पारगम्य झिल्लियां कहलाती हैं। पारगम्य झिल्लियां, पारगम्य झिल्लियां कहलाती हैं। ठीक, हमने क्या लिखा? ऐसी झिल्लियां जिनमें से होकर विलयन यानी विलय और विलायक दोनों कण क्या होते हैं? आसानी से पार हो जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पारगम्य झिल्ली बोलते हैं। यानी पारगम्य झिल्लियों में, जो पारगम्य झिल्लियां होती हैं, ये छोटे और बड़े दोनों प्रकार के कणों को आसानी से पार होने देती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पारगम्य झिल्लियां। चलिए फिर लिखो, लिख लो अथवा करके, अथवा करके छोड़ लिखो, अथवा ऐसी झिल्लियां, ऐसी झिल्लियां जिनमें से होकर, जिनमें से होकर छोटे तथा बड़े, छोटे तथा बड़े कण आसानी से, आसानी से एक सिरे से दूसरे सिरे तक, सिरे तक पहुंच जाते हैं, पहुंच जाते हैं, पारगम्य झिल्लियां कहलाती हैं। पारगम्य झिल्लियां, पारगम्य झिल्लियां कहलाती हैं। पारगम्य झिल्लियां कहलाती हैं। हमने क्या लिखा? ऐसी झिल्लियां जिनमें से होकर, जिनमें से होकर छोटे तथा बड़े कण आसानी से क्या होते हैं? आसानी से एक सिरे दूसरे सिरे क्या हो जी? पहुंच जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पारगम्य झिल्लियां कहते हैं। अब समझो यहां से इधर होता क्या है, तो मान लो पात्र है, एक पात्र है, एक पात्र है, ठीक, ये पात्र है, इसमें क्या भरा गया है? पानी भरा गया है, ठीक, ठीक, मान लो एक साइड पानी दूसरी साइड भी खाली है। ऐसे
इधर मान लो कुछ बिलियन भरा गया है, क्या भरा गया है? बिलियन। अब बिलियन में पानी और चीनी या नमक कुछ भी सकता है, ठीक है, ऐसे ये मैं मान लिया। इधर क्या है? खाली है। इधर क्या है? बिलियन है। क्या है जी? बिलियन। बिलियन। जब मैंने बिलियन बोल दिया तो इसमें क्या होंगे? विलय प्लस दोनों होंगे, विलय प्लस विलायक इसमें दोनों होंगे, ठीक है। विलय भी होंगे, क्या होंगे? विलायक होंगे। अब होता क्या है? एक झिल्ली है, झिल्ली का नाम क्या है? पारगम्य झिल्ली। क्या नाम है? पारगम्य झिल्ली। पारगम्य झिल्ली, ठीक। अब भैया इधर मैंने क्या बोला? ये विलयन है, इसमें विलय भी होगा, क्या होगा? विलायक भी होगा। तो पारगम्य झिल्ली करती क्या है? एक साइड में विलयन भरा गया है, दूसरी साइड क्या है? खाली है। दूसरी साइड क्या है? खाली है। कैसे खाली हो सकता है सर? एक ही बर्तन में कैसे? एक पात्र लगाया गया, झिल्ली लगाई गई यहाँ पर लगा दी, कोई लोहा टाइप लगा दिया, यहाँ लोहा लगा दिया, यहाँ पर लोहा बंद कर दिया गया है, झिल्ली लगा दी गई है, ठीक। अब जो झिल्ली लगाई गई, होता क्या है? इधर तो भरा गया, इधर भरा नहीं गया है। अब होता क्या है? जब झिल्ली लगा दोगे तो होगा क्या? इस झिल्ली से विलय के भी कण और किसकी जी? विलायक, दोनों के कण आसानी से क्या होते हैं? निकल सकते हैं, ठीक। विलय और विलायक कि जब दोनों कण आसानी से क्या हो जाए? इधर इस साइड से इस साइड चले जाएं, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? उसी को हम लोग कहते हैं क्या है? पारगम्य झिल्ली। क्या बोलते हैं? पारगम्य झिल्ली। ये थोड़ा सा समझो। फर्श पर पानी गिराओगे तो क्या फर्श पानी को सोखेगा? नहीं सोखेगा। वही पानी हम लोग कहां गिरा देंगे? किसी खेत में जमीन गिरा देंगे, पानी क्या हो जाएगी? क्यों? जमीन क्या होती है? उसकी पारगम्यता क्या होती है? उसकी पारगम्यता ज्यादा होती है। उसकी पारगम्यता क्या होती थी? उसकी पारगम्यता ज्यादा होती है, और ज्यादा होने की वजह से करती क्या? पानी को अंदर क्या देती है? सोख लेती है। तो जो पारगम्य झिल्ली होती करती क्या है? ये विलय और विलायक दोनों को करती है अपने अंदर से आसानी से पार होने देती है, तो जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? पारगम्य झिल्ली बोलते हैं। तो ऐसी झिल्लियां जिनमें से होकर छोटे तथा बड़े कण आसानी से क्या होते हैं? एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्या होते हैं? आसानी से पहुंच जाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पारगम्य झिल्लियां बोलेंगे। किसी को डाउट? बहुत अच्छे तरह बनाओ उसमें क्या? जैसे कोशिका भित्ति की झिल्लियां, जैसे कोशिका भित्ति की झिल्लियां, कोशिका भित्ति की झिल्लियां, या कोशिका की झिल्ली बोल सकते हो। सब क्या होती है? पारगम्य झिल्ली होती। करती क्या है? ये विलय और विलायक दोनों का करती है अपने अंदर से पार होने देती है। विलय और विलायक दोनों कण। ये कोशिका धर्म में क्या होता है? विलय भी होता है, क्या होता है? विलायक भी होता है, पानी भी होता है। उसमें क्या होते हैं भैया? जो विलय रूप में उसमें ब्लड भी होता है, और शरीर क्या होती है? कोशिका द्रव्य भी होते भरे होते हैं। तो क्या करते हैं? अपने अंदर से जो ना ये दोनों चीजों को अपने अंदर से आने जाने देती है। किसको? विलय और विलायक दोनों को आने जाने देती है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पारगम्य झिल्लियां बोलेंगे। उतर बड़ा से बनाओ डायग्राम, ठीक। आगे लिखो अपारगम्य झिल्लियां। दूसरा लिखो अपारगम्य झिल्लियां। अपारगम्य झिल्लियां लिखो इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन्स, NEF लिखना है यहां पर, NES, ठीक। मेम्ब्रेन्स, अपारगम झिल्लियां। ये क्या होती है? नाम ही अपारगम। अपारदर्शी ना सुनो ना। अपारदर्शी क्या होता है? अपारदर्शी किसे कहते हैं? अपने अंदर जो प्रकाश को न जाने दे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपारदर्शी माध्यम बोलते हैं। इसमें क्या है? अपारगम झिल्लियां हैं, यानी ऐसी झिल्लियां जो विलय और विलायक दोनों के कण अपने अंदर जाने नहीं देती, उसी हम लोग कहते क्या है? अपारगम झिल्लियां कहते हैं। लिखो देखो समय ऐसी झिल्लियां
ऐसी झिल्लियां जिनमें से विलयन, अब दोनों मिले आ जाएंगे सब में, विलय और विलायक दोनों, विलय और विलायक, विलय और विलायक दोनों के कण आसानी से पार नहीं होते हैं, पार नहीं होते हैं, अपारगम्य झिल्लियां कहलाती हैं। अपारगम्य झिल्लियां, अपारगम्य झिल्लियां कहलाती हैं। ठीक, इसी एक भाषा और लिख लो, अथवा करके, अथवा करके लिखो, अथवा मतलब इसमें क्या होगा जी, इसमें ऐसे लिख सकते हैं क्या, ऐसी झिल्लियां जिनमें से होकर छोटे या बड़े कण आसानी से पार नहीं होते उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपारगम्य झिल्लियां। ऐसे लिख लो, लिखो इसमें, लिखो इसमें, लिखो ऐसी झिल्लियां, ऐसी झिल्लियां जिनमें से होकर छोटे या बड़े कण, छोटे या बड़े कण आसानी से पार नहीं होते हैं, आसानी से पार नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, अर्थात उसमें लिख लो, थोड़ा लंबा से लिख लो, सही रहेगा। अर्थात यह किसी पदार्थ को, यह किसी भी पदार्थ को, किसी भी पदार्थ को अपने आर पार नहीं जाने देती है। अर्थात यह किसी पदार्थ को अपने आर पार नहीं जाने देती है, नहीं जाने देती है, नहीं जाने देती है, अपारगम्य झिल्लियां कहलाती हैं। अपारगम्य झिल्लियां कहलाती हैं। ठीक, तो अपारगम्य झिल्ली अलग होती है, अपारगम्य झिल्लियां कहलाती हैं। हमने क्या लिखा, ऐसी झिल्लियां जिनमें से होकर छोटे या बड़े कण आसानी से पार नहीं होते हैं, अर्थात यह किसी पदार्थ को अपने आर पार नहीं जाने देती है ना जी। कोई पदार्थ होगा अपने आर पार नहीं जाने देगी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 10वीं में पढ़े होंगे, पारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम। कांच क्या होता है, एक पारदर्शी माध्यम है जी। कांच क्या है, एक पानी क्या है, एक पारदर्शी माध्यम है। पानी में भी प्रकाश क्या होता है, आर पार निकल जाता है, कांच में भी प्रकाश आर पार निकल जाता है, लेकिन दीवार वगैरह होंगे क्या प्रकाश आर पार जा पाएगा, तो अपारदर्शी माध्यम। उसी प्रकार से अपारगम्य झिल्ली है। सो जैसे, जैसे लिखो, जैसे प्लास्टिक रबड़, जैसे प्लास्टिक जैसे प्लास्टिक रबड़, चर्मपत्र, चर्मपत्र बताते हैं भाई, आदि, प्लास्टिक रबड़ चर्मपत्र आदि, प्लास्टिक रबड़ चर्मपत्र आदि। अब ऐसा समझो आप इधर, देखो आप इधर हमने क्या बनाया, फिर वही बात पात्र लिया।
ठीक। पात्र के बीच में मैंने एक लगा दिया चर्म पत्र। क्या लगा दिया? चर्म पत्र लगा दिया। तो चर्म पत्र क्या होता है? जब तुम लोग देखोगे गाय भैंस मर जाती है तो उसके ऊपर चमड़ी लोग क्या करते हैं? निकाल लेते हैं ना जी। एक बहुत पतली लेयर होती है, एक चमड़ी हो गई, चमड़ी के अंदर क्या पतली परत होती है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या? चर्म पत्र कहते हैं। अब मान लो चर्म पत्र के इधर क्या भरा गया है? विलयन में क्या भरा गया है? विलयन भरा गया, सोल्यूशन भरा गया है। अब सोल्यूशन में क्या होंगे? विलय और विलायक दोनों कण होंगे। पारगम में वाला थोड़ा दिखा देना, उसमें उस साइड थोड़ा दिखा देना निकल रहा है, इसमें क्या होगा? निकलेगा नहीं। ठीक, इसमें क्या होगा? विलय और विलायक दोनों होंगे। विलयन है, इसमें विलयन है, विलयन उसमें निकल सकते हैं, उसमें थोड़ा दिखा देना, यहां दिखा देना इधर। इसमें क्या होंगे? एक भी कण निकलेंगे नहीं। यानी होता क्या है, ऐसे समझो। ये बताओ, चाय खूब एकदम गर्म कर लिए, और गर्म करने के बाद चाय को तुम पॉलिथीन भर दो, क्या चाय बाहर निकलेगा? पॉलिथीन यानी प्लास्टिक भर दो, चाय उधर जाए क्या? नहीं जाएगा। तो प्लास्टिक क्या होता है? एक प्रकार कौन झिल्ली होती है? अपारगमी झिल्ली होती है। लोग करते क्या है? चाय एकदम हीट रहेगी, लोग करते क्या है? चाय एकदम गर्म रहेगी, चाय को पॉलिथीन डाल देंगे, लेकिन पॉलिथीन क्या होगी? सिकुड़ी होगी, खराब नहीं होती है वो, पॉलिथीन वैसी रहेगी। क्यों? वो कहीं झिल्ली है जी, अपारगमी झिल्ली है, और अपने अंदर से चाय को बाहर भी नहीं जाने देगी। देखो ध्यान से इधर, पारगम में अपारगम में तुम लोग देखते हो ऐसे। देखो पारगम में क्या, जैसे पेड़ पौधे कोशिकाएं होती हैं, जो पेड़ पौधे कोशिकाएं होती हैं, पेड़ पौधे कोशिकाएं होती है पारगम में। क्या होती है? पारगम झिल्ली उसके अंदर पाई थी। क्या पाई थी? पारगम में। पेड़ पौधे कोशिकाओं में दो प्रकार की लेयर होती है, एक होती है आउटर बर्क, एक होती है इनर बर्क। वो लोग करती क्या है? बरसात के मौसम में पेड़ पौधे ज्यादा भोजन करते हैं, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ठीक, एब्जॉर्ब करने से होता क्या है? हम लोग जानते हैं जो पेड़ पौधे होते हैं अपना जो भोजन बनाती है, कैसे बनाती है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम बनाती है ना जी, फोटोसिंथेटिक प्रोसेस बनाती है। पेड़ पौधों भोजन बनाने के लिए चार चीज चाहिए होता है। पहला प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल। प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, एक को मिला नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होने वाली नहीं है। चारों मिलक होना जरूरी है। प्रकाश भी होना चाहिए, जल भी होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी होना चाहिए, और क्लोरोफिल पत्तियां हरी भरी होनी चाहिए, तब भोजन बनेगा, तब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगी। इसीलिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया रात में नहीं, कब होती है? दिन में होती है। ध्यान रखना चीज। ठीक, दिन में क्यों होती है? क्योंकि दिन में प्रकाश मिलता है उनको, इसलिए पेड़ पौधे नीचे रात में नहीं सोना चाहिए। क्यों? रात में पेड़ पौधे भोजन नहीं बनाते, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, निकालते हैं, और दिन में क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ले रहे होते हैं। नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ना, दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, समझना, और कार्बन क्या ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। इसीलिए रात्रि के समय पेड़ पौधे नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों? वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो मैंने क्या बोला, जो पेड़ पौधे होते हैं वो बरसात दिनों में, तुम लोग जंगलों में देखो बहुत सारे पेड़ ऐसे होते हैं, जब पतझड़ ऋतु आता है, बसंत ऋतु आता है, उनकी पूरी पत्तियां क्या होती हैं? गिर जाती हैं, झड़ जाती हैं। तो प्रश्न उठता है उनका तब भोजन कैसे बनता है? उनका भोजन तब कहां बनता है? तो लॉजिक यही होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं अपने बहुत सारे उसमें वर्ग पाती है, छाल बाहरी परत पाती है, आंतरिक परत पाती है। तो बाहरी परत और आंतरिक परत के बीच में वो बहुत सारे पदार्थ रखती हैं, जमा कर स्टोर कर रख लेती हैं, और पतझड़ ऋतु में करती है उसी को अपने यूज के लिए उपयोग करती हैं। क्या आदमी 5-6 दिन खाना नहीं खाकर मर जाएगा? जिए रहेगा, मरेगा नहीं, बस थोड़ा एनर्जी क्या हो जाएगी उसकी? घट जाएगी। क्यों? आदमी क्या होता है? बहुत ज्यादा मात्रा में भोजन स्टोर कर रखा होता है, और फकता पानी उसे करता है, यूज करता है, जो फैट जमा होता है क्या करता है? उसको यूज कर लेता है। ठीक, मरेगा नहीं वो, ठीक सही रहेगा, जिंदा रहेगा, मरेगा नहीं। उसी प्रकार जो पेड़ पौधे होते करते क्या है? पेड़ पौधे भी अपने भोजन को स्टोर कर रख लेते हैं, और फकता पड़ने पर उसे करते हैं, कुछ दिनों तक कुछ टाइम तक यूज कर लेते हैं। तो जो पेड़ पौधे कोशिकाएं होती हैं, वो उन जो कोशिकाएं कैसे होती हैं? वो पारगम में होती, क्या होती हैं? पारगम में होती हैं। क्यों? वो विलय और विलायक दोनों को अपने अंदर ले जाने और आने का काम करती हैं। हमने, तुम लोग देखोगे जब कोई पेड़ नरम नरम होता है, हरा भरा हो, उस पेड़ काटोगे तो उससे पानी निकलेगा, की हो, वही होता है पदार्थ, उनका भोजन होता है। ठीक, कहते हो ना, तो हाँ, तो स्टोर रहता है, वो सब निकलता है वो, सही ना, तो वो चीज होता है। चलो,
तो अपारगम झिल्ली क्या हो गई? हमने क्या बोला? प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया। प्लास्टिक से, रबड़ से, हमने क्या, एकदम बेस्ट उदाहरण है चाय के पॉलिथीन में तुम चाय डाल दो, दूध भर दो, क्या दूध गिर या चाय गिर जाएगा? कभी नहीं गिरने वाला, कभी नहीं, इस पार से उस पार जाएगा। इस मतलब चाय पॉलिथीन भरी गई है, इस पार से बाहर नहीं जाने जी, कभी नहीं गिरेगा। तो कौन सी झिल्ली हो गई? वो अपारगम झिल्ली हो गई। तो ऐसी झिल्ली जिनमें से होकर चाहे छोटका चाहे बड़का कोई भी कण आसानी से पार नहीं होते हैं, अर्थात या किसी भी पदार्थ को अपने अंदर से आर पार नहीं जाते, उसको हम लोग कहते क्या है? अपारगम झिल्ली कहते हैं। अब तो समझा गया होगा ना? तो ये चीज होता है, लेयर है। चाहे चंदपत्र बोल, चाहे क्या बोल दो, प्लास्टिक बोल दो, झिल्ली बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राम बड़ा फटाक से आगे लिखो, अर्धपारगम झिल्लियां। तीसरा है अर्धपारगम में 9-10 नहीं बच्चा ही क्या करना है? हाँ, इसलिए चीजों विस्तार से पढ़ना है। अर्धपारगम झिल्लियां नहीं जान रहे थे, बता दिया। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स, ठीक, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स। अभी क्या होती है ये? यही हमको पढ़ना था, इसी को पढ़ने के लिए हमको ऊपर की तो झिल्ली पढ़ना पड़ा, समझो ना? कि मेरी यही है क्या? अर्धपारगम में झिल्ली ये क्या होती है? एक खास प्रकार झिल्ली होती है। क्या जी? एक खास प्रकार झिल्ली होती है, और जो मनुष्य के कोशिकाओं में पाई, कहां पाई है? कोशिकाओं में। हम लोग जानते हैं जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं के ऊपर एक झिल्ली होती है, उसी को हम लोग कहते हैं कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली या इकाई झिल्ली बोलते हैं, ठीक, या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, कई नाम उसको हम लोग जानते हैं हम। तो इसकी खासियत क्या होती है? ऐसी झिल्लियां जो विलायक के कणों को आसानी से पार होने देती हैं, परंतु विलेयक कणों को नहीं, उसी को हम लोग कहते क्या है? अर्धपारगम झिल्लियां कहते हैं। क्या रखिएगा, ऐसी झिल्लियां जो विलायक के कणों को आसानी से पार होने, अच्छा विलायक मतलब क्या? पानी यानी जल को आसानी से पार होने देंगी, और जो नमक और चीनी कणों को आसानी से पार नहीं हो देंगे, उसी को हम लोग कहते क्या है? अर्धपारगम में झिल्लियां। देखो इसमें ऐसी झिल्लियां जिनमें से होकर विलायक के कण ऐसी झिल्लियां जिनमें से होकर विलायक के कण आसानी से पार हो जाते हैं, परंतु विलेय के नहीं, ठीक, अर्धपारगम झिल्लियां कहलाती हैं। अर्धपारगम झिल्लियां कहलाती हैं, ठीक है। तो ऐसी झिल्लियां जिनमें क्या जी? विलेयक कर तो आसानी से पार हो जाए, परंतु क्या विलायक कर आसानी से, परंतु क्या की विलेय के ना पाओ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अर्धपारगम झिल्लियां बोलेंगे। सुनो ना, लिखो तुम जैसे लिख लो, उदाहरण लिखोगे सही रहेगा। इसमें लिखो जैसे अंडे की झिल्ली,
अंडे की झिल्ली, जो कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, इसी को हम लोग कहते हैं क्या है झिल्ली। ठीक, इसी को हम लोग बोलते हैं कई नाम से, प्लाज्मा झिल्ली। क्या बोलते हैं जी? प्लाज्मा झिल्ली। देख लेना सब, प्लाज्मा झिल्ली कई नाम होता है इसका, प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, हमने क्या बोला, ये मान लो पात्र है, ठीक, समझा इधर। चलो, तो अर्धपारगम झिल्ली खासियत क्या होती है? ये कौन झिल्ली है? अर्धपारगम झिल्ली है। मैं मान लिया अर्धपारगम झिल्ली है, अर्धपारगम झिल्ली, झिल्ली है। इधर क्या है जी? विलायक और विलेय दोनों मिले हैं। क्या है? विलायक और विलेय दोनों मिले हैं। ये विलायक करीबा विलायक है, नीलका क्या है? विलेय है। ठीक, ये बना विलयन। क्या बना? विलयन। इसमें से विलायक गुजर जाएगा। क्या? विलायक कण इधर आ जाएंगे, विलायक कण इधर आ जाएंगे, नहीं विलायक इधर पहुंच जाएगा, लेकिन विलेय इधर नहीं आ पाएगा। यही विलयन में इसमें दो मिला है, विलेय प्लस, इसमें विलेय प्लस विलायक दोनों मिला है। अच्छे समझो, समझ में आएगा। विलायक, तो विलेय मैंने क्या लिया? मान लो चीनी या नमक लिया। क्या जी? चीनी या नमक लिया। ठीक, विलायक में क्या लिया? जल या पानी। ठीक, अब बताओ होगा क्या? ये बताओ, अंडा को जब हम लोग भगोने में पानी में उसको गर्म करते हैं, जब कच्चा लाते हैं अंडा मार्केट से, और मालूम उसी में अंडे में हमने पानी नमक डाल दिया। क्या डाल दिया? नमक डाल दिया, पानी नमक डाल दिया। जो अंडा बॉयल हो रहा है, जब अंडा बॉयल हो जाएगा, पानी में गर्म कर दिया मैंने, क्या अंडा नमकीन जैसे लगने लगता है? क्या? हाँ, पहले कच्चा था, क्या हो जाएगा वो? अब सॉलिड हो जाएगा ना जी। क्या बन जाएगा वो? सॉलिड। अच्छा बताओ, ठोस हो जाएगा। तो क्या मतलब क्या है? क्या बताओ, उसमें गया कौन? उसमें जो विलायक यानी पानी था, वो कहां चला गया? उसके अंदर, अंदर चला गया, सॉलिड बन गया, ठोस गया। लेकिन क्या नमक भी चला गया? नमक नहीं गया। नहीं, तुमको अंडा बाद में क्या लगेगा? खट्टा लगने लगा, तीखा लगने लगा। उसी अंडे को किसमें डाल दिए? उसी अंडे को मान लो पानी उबाल रहे हो, बोलो मत, पानी उबाल रहे हो, उसको मतलब पानी चीनी डाल दिए। अब क्या अंडा मीठा लगने लगेगा? क्या नहीं लगेगा? क्यों? तुम लोग केयर करते होगे, जो अंडा छिले आता है, जब अंडा छिलते हैं, एक ऊपर उसके ऊपर क्या होती है? एक मोटी लेयर होती है सफेद सफेद, और उसी मोटी लेयर के अंदर पतली लेयर होती है बारीक। नहीं केयर किया हो? एक मोटी लेयर होती है, वो लेयर नहीं, उस मोटी लेयर के जो सफेद वाली परत होती है, उसके अंदर बहुत पतली लेयर होती है, पूरे अंडे के ऊपर होती है। उसी पतली परत हम लोग कहते क्या है? अर्धपारगम में झिल्ली कहते। क्या बोलते हैं जी? अर्धपारगम में झिल्ली। नहीं समझे हमारी बात? अंडे के ऊपर दो लेयर, एक सफेद का जो निकाल के क्या उसको फेंक दिए, हाँ फेंक दिए। एक कैसा होता है? एक पतला लेयर होता है, उसी को हम लोग कहते क्या है? अर्धपारगम झिल्ली। उसकी खासियत क्या होती है? वो पानी को तो अंडे के अंदर जाने देगी, परंतु उसको, उसी अंडे को जब चीनी में नमक में घोलोगे तो नमक के चीनी को अंदर नहीं जाने देगी। उसी को हम लोग कहते क्या है? अर्धपारगम में झिल्ली। एकदम आओ फटी उदाहरण बताता है, देखो इधर, तो ध्यान से ये बताओ, जब चना सूखा हुआ है, चना को तुम पानी में शाम को भिगो दिए, सुबह चना बड़ा हो गया, फूल गया, ठीक, अब हुआ। अब वही चना मान लो तुम पानी क्या किए, वही चना तुमने पानी में थोड़ा चीनी मिला दिया, अब उसी चीनी में तुम चना डाल दिए, क्या सुबह चना मीठा मीठा लगेगा? क्या लगेगा? बस क्या जाएगा उसके अंदर? पानी जाएगा। ये पानी गया, चना क्या हो गया? फूल गया। अरे चना फूला क्यों? चने के ऊपर क्या पाई? एक लेयर पाई जा रही है, उस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? अर्धपारगम में झिल्ली। तो
करता क्या है उस बाष्प झिल्ली, वो पानी को अपने अंदर क्या करती है, ग्रहण कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। ये चना क्या होता है, फूल जाता है। ये होता है यहां पर। अब तो अच्छे समझ आ गया होगा ना, किसी कोई डाउट, बनाओ फटाक से इसको कर लो, ठीक। ये लिखो, अगला है हेडिंग, पदार्थों के गति के नियम। इसमें लिखो, किसी भी माध्यम में पदार्थ, किसी भी माध्यम में, किसी भी माध्यम में पदार्थ दो प्रकार से गति करते हैं। किसी माध्यम में पदार्थ दो प्रकार से गति करते हैं। पहला है ना विसरण, पहला है विसरण, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन, ठीक। एक होता है विसरण, दूसरा क्या हो जी, परासरण। एक होता है विसरण, दूसरा क्या होता है, परासरण, ठीक। समझा इधर, होता क्या है विसरण, ऐसी प्रक्रिया जिसमें विलेय विलायक के कण अधिक सांद्रता जाते हैं, कम सांद्रता की ओर गति करते हैं, उसको हम लोग कहते क्या है, विसरण कहते हैं। ऐसी प्रक्रिया में विलेय या विलायक के कण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं, उसको हम लोग कहते क्या है, विसरण कहते हैं। अच्छा, अधिक सांद्रता मतलब क्या होता है, अधिक सांद्रता मतलब होता है कि उसमें विलेय ज्यादा होंगे, विलायक क्या होंगे, कम होगा, ठीक। और कम सांद्रता क्या जी, उसमें विलायक ज्यादा होगा, विलेय क्या होगा, कम होगा। पहले लिखो, लिखो, देखो, ऐसी प्रक्रिया जिसमें, ऐसी प्रक्रिया जिसमें, ऐसी प्रक्रिया जिसमें विलेय या विलायक के कण, विलेय या विलायक के कण अधिक सांद्रता से, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता, कम सांद्रता की ओर गति करते हैं, गति करते हैं, विसरण कहलाता है, विसरण कहलाता है, विसरण कहलाता है। हमने क्या लिखा, ऐसी प्रक्रिया में विलेय विलायक कण अधिक सांद्रता से किधर, कम सांद्रता की और गति करते हो, क्या जी, विसरण कहलाता है। इसमें लिखो, यह प्रक्रिया, यह प्रक्रिया सभी माध्यमों, यह प्रक्रिया सभी माध्यमों, जैसे ठोस द्रव गैस, जैसे ठोस द्रव गैस, यह प्रक्रिया सभी माध्यमों में संभव है। सबसे मेन पॉइंट यही है, सभी माध्यम, चाहे वो माध्यम ठोस, चाहे वो क्या हो, द्रव, चाहे क्या हो जी, गैस हो, ठीक। किसी को डाउट नहीं, लिखो समय जैसे में, जैसे सब व्यक्ति देश समझ में आएगा। जैसे इत्र की बोतल, इत्र की बोतल खोलने पर, खोलने पर गैस
का चारों ओर फैलना, चारों ओर फैलना। ठीक, अगर लिखो, अगरबत्ती, अगरबत्ती जलने पर धुआं, धुआं का फैलना। अगला, सिलेंडर, सिलेंडर से, सिलेंडर से गैस लीक होने पर चारों तरफ फैलना, चारों तरफ फैलना। ठीक, और लिखें बस। ठीक, पौधों में श्वसन द्वारा O2 व CO2 का पहुंचना, पहुंचना। ठीक, और लिख लो, पानी में स्याही मिलाने पर फैल जाना। अब तो समझ ही गए होगे हमारे हिसाब से। सुना इधर, पांच उदाहरण में लिखा, हमने बताओ, देखो ध्यान इधर। जब मैं बोलूंगा, जब मैं बोलूंगा अधिक सांद्रता, ठीक, जब मैं बोलूंगा कम सांद्रता, अधिक सांद्रता मतलब ये होता है उस माध्यम में विलेय ज्यादा है। क्या है दादी? विलेय ज्यादा है और विलायक क्या है? कम है। कम सांद्रता तो क्या होता है? विलेय कम है और विलेय क्या, विलायक क्या है? ज्यादा है। अधिक सांद्रता का मतलब ये होता है साइंस में, यानी विलयन कैसा है? गाढ़ा है। कैसे जी? विलयन इज गाढ़ा। विलयन का गाढ़ा जगह नहीं है, एक बार गाढ़ा। और कम सांद्रता क्या होता है? विलयन इज पतला, पनघोघा, पतला। ठीक, तो देखते होगे जब आम का सीजन होता है, घर में मान लो गांव में किसी के यहां निमंत्रण मिल गया, तो लोग करते क्या? आम का क्या बनाते हैं? क्या बोलते जी? पन्ना बना देते हैं। और बता कि निमंत्रण मिले, सब मिलेगा, आगे 150 मिला, तो पहले पन्ना क्या था? गाढ़ा था। अब पन्ना में क्या मिलाया जाएगा? पहले पन्ना गाढ़ा था, अच्छा लग रहा था। अब तो आम नहीं घोलेंगे, काटे पीटेंगे, बस पानी मिलाओ, थोड़ा चीनी मिलाओ, क्या रहेगा वो? क्या जी? वो पतला रहेगा ना। पन को घर क्या रहेगा जी? पन को घर है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसकी सांद्रता क्या है? उसकी वहां पर कंसंट्रेशन क्या है? कम है। ठीक, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कम सांद्रता वाला विलयन है। अच्छा, आप तो समझ ही गए होगे हमारे हिसाब से। तो अधिक सांद्रता क्या होगा जी? विलेय ज्यादा, विलायक क्या होगा? कम होगा। सही है ना? और कम सांद्रता क्या होगा? विलेय कम, विलायक क्या होगा? ज्यादा। अब यहां समझो आंसर एकदम बेहतरीन तरीके समझो। हमने क्या बोला ये बताओ। ये मान लो सेंट की बोतल है। क्या? सेंट की बोतल मान लो, साइंस मैथ वाले मान ले सकते हैं। अब बताओ, इस सेंट के बोतल है, इसमें मान लो सेंट भरा गया, नया नया बोतल लिया। अब बताओ इस बोतल के अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा होगा कि वायुमंडल में कंसंट्रेशन ज्यादा होगा? कंसंट्रेशन सांद्रता कहां ज्यादा होगी? बोतल के अंदर की वायुमंडल में? अंदर जी।
बोतल के अंदर गैस के कण ज्यादा होंगे, वायुमंडल में गैस कण क्या होंगे, कम होंगे। ये तो तुमने समझ 12 कहा। देखो बोतल के अंदर गैस के कण ज्यादा होंगे और वायुमंडल में गैस कण क्या होंगे, कम होंगे। हमने क्या बोला, जैसे बोतल तुमने खोल दिया, दबा दिया, अब बताओ गैस कण कहां जाएंगे, पूरे कमरे में क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे। क्यों, बोतल के अंदर सांद्रता क्या है, बोतल के अंदर गैस की सांद्रता ज्यादा है, गैस कण बहुत ज्यादा है, पास पास है। वायुमंडल में गैस कण क्या है, कम दूर दूर है, इसलिए यहां से गैस निकलेगी, चारों तरफ फैल जाएगी। एक व्यक्ति सेंट लगाया और पूरी क्लास में टहलेगा तो परफ्यूम क्या हो जाएगा, चारों तरफ फैल जाएगा। किसी घर में, बोलो मत, कमरे में एक स्थान पर सिलेंडर रखा होता है, कमरे में एक स्थान पर सिलेंडर रखा होता है, अगर बाई चांस सिलेंडर लीक करता है तो होता क्या है, सिलेंडर के अंदर 15 किलो सिलेंडर में 12-13 किलो गैस भरा गया है, उसके अंदर गैस के एकदम लड़ रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं कि हमको जगह मिल जाए, हम निकल जाएं, एकदम दांव धुआधार, उससे मारेगा, उससे मार रहा है। वहां पर सांद्रता क्या है जी, वहां सांद्रता बहुत ज्यादा है, कमरे में सांद्रता क्या है, बहुत ही कम है। कमरे में सांद्रता क्या है, कम है, और सिलेंडर के अंदर सांद्रता क्या है, बहुत ही ज्यादा है। जैसे कहीं सिलेंडर लीक हुआ, पूरा गैस कमरे में क्या होता है, फैल जाता है। तो बताओ यहां पर क्या हो रहा है, अधिक सांद्रता से कोई चीज किधर जा रहा है, कम सांद्रता की ओर जा रहा है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विसरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विसरण। अगरबत्ती कहीं जल रही हो, मोमबत्ती जला दिया, अगरबत्ती जला दिया, उसका धुआं क्या होता है, पूरे कमरे में क्या होता है जी, फैल जाता है। तो कौन सी क्रिया होती है, विसरण क्रिया होती है। तो ना आगे मैं क्या लिखा, पेड़ पौधे श्वसन क्रिया द्वारा क्या लेते हैं, पेड़ पौधे श्वसन द्वारा O2 या CO2 जो पेड़ पौधों की शाखाओं में पहुंचता है, श्वसन क्रिया द्वारा पेड़ पौधों की शाखाओं में जो O2 या CO2 पहुंचता है, वह कौन सी क्रिया होती है, कौन सी क्रिया द्वारा पहुंचता है, विसरण क्रिया के द्वारा। पूछे कोई, मान लो बाय चांस कोई पूछ लिया कि पेड़ पौधे किस प्रक्रिया के माध्यम से अपने अंदर O2 या CO2 को क्या करते हैं, लेने या देने का कार्य करते हैं, तो कौन सी प्रक्रिया होती हो, विसरण के द्वारा। ध्यान रखना, पेड़ पौधों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन विसरण क्रिया के द्वारा ही आता और निकलता है, ध्यान रखिएगा। अगला, उसी प्रकार से विसरण क्रिया के द्वारा ही हमारे कोशिकाओं में, हम लोग जानते हैं, हम लोग वायुमंडल से ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, हम लोग वायुमंडल से एयर लेते हैं। क्या लेते हैं, हवा लेते हैं। अब उस हवा में 3 प्रकार की मुख्य गैसें होती हैं, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, क्या जी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लोग वायुमंडल से नाइट्रोजन जो लिए, हमारे वायुमंडल नाइट्रोजन कितना होता है, 78% होता है। तो नाइट्रोजन हमारे शरीर के लिए नहीं जरूरी होता है, तो नाइट्रोजन हमने नाक से लिए 78%, तो नाइट्रोजन निकाल दिया। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन हम लोग वायुमंडल में पाते 21, कितना जी, 21%। ऑक्सीजन हम लोग वायुमंडल से लेते हैं 21%, लेकिन निकालते कितना है, 17%। 4% ऑक्सीजन हमारा फेफड़ा रोक लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग कितना लेते हैं, 0.003% लेते हैं, और छोटे कितना है, 4% छोड़ते हैं। तो प्रश्न उठता है, हमने ऑक्सीजन लिया 21%, छोड़ा 17%, तो 4% कहां गया। वही 4% हमारी फेफड़ी जो करती क्या, फेफड़ा कर क्या रहा होता, ऑक्सीजन को, वायु को फिल्टर कर रहा होता है, वो ऑक्सीजन रोक लेता है। और फेफड़े के पास क्या लगे होते, फेफड़े में क्या लगे होते हैं, छोटे छोटे वायु कुपिकाएं लगी होती हैं, और फेफड़े के पास क्या पहुंचता है, ब्लड पहुंचता है। तो जो 4% ऑक्सीजन फेफड़ा रोक के रखा हुआ है, जब उसके पास ऑक्सीजन पहुंचता है, तो वह ऑक्सीजन जब उसके पास ब्लड पहुंचा, क्योंकि फेफड़े के पास कितना बचा ऑक्सीजन है जी, 4% एक्स्ट्रा है, तो करता क्या है, वह फेफड़ा उसके पास जो ब्लड पहुंचा हुआ है, उस ब्लड में ऑक्सीजन को मिला देता है। इसी को हम लोग कहते हैं कि ऑक्सीहीमोग्लोबिन। तो जब ब्लड में ऑक्सीजन मिल जाती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीहीमोग्लोबिन। तो वही क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है हमारे शरीर का होता है, पूरा प्रवाहित होता रहता है लगातार। ठीक, हम चल रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो बहुत सारी कोशिकाएं बढ़ रही हैं, इसी कारण क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होता है 4% निकलता है। ठीक, इसी वजह से। तो हमने क्या बोला, हम लोग जो फेफड़ों हमारा जो ऑक्सीजन भी जा रहा है, कौन सी क्रिया जा रहा है जी, विसरण के माध्यम से जा रहा है। वही चीज आई बताओ, एक बहुत बड़ा ड्रम भरा गया बेचारा पानी से, एकदम साफ पानी है, ले जाकर 2 बूंद क्या किया, उसमें रंग गिरा दिया, बताओ पूरा ड्रम क्या हो गया, रंगहीन हो गया। वही चीज, वही रंगीन हो गया, रंगीन में बोला, रंगीन नहीं बोला। पानी में स्याही मिलाने पर क्या होता, पानी में स्याही मिलाने पर फैल जाना। पानी भरा गया ना, पानी में स्याही मिला दो, इंक मिला दो, पूरा पानी क्या हो जाएगा जी,
पूरा पानी उसी कलर का हो जाएगा। तो कौन सी क्रिया हुई इसमें? विसरण क्रिया। अच्छा, क्यों? तो इंक के अंदर सांद्रता क्या थी? ज्यादा थी। अब पानी के अंदर सांद्रता क्या थी? कम थी। पूरा स्याही क्या हो गया? पूरा पानी में फैल गया। तो कौन सी क्रिया हो गई? विसरण क्रिया। तो अब विसरण समझ में आया? तो जब विलेय विलायक कण, जब विलेय विलायक के कण किधर से अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाते हैं, उसी को हम लोग कहते क्या हैं? उसी को हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन, यानी विसरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? विसरण कहते हैं। अब तो अच्छे समझ में आ गया होगा। बहुत सारे उदाहरण हो गए, और इसीलिए ध्यान रखना, इसीलिए गैस के सिलेंडरों में गैस हमको मालूम चल जाए, इसलिए गैस के सिलेंडर हम लोग क्या मिला देते हैं उसमें? एथिल मर्क्यूप्टन। क्या जी? एथिल मर्क्यूप्टन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? एथिल मर्क्यूप्टन। मर्क्यूप्टन की लिक्विड होता है, गैस के रूप में होता है मर्क्यूप्टन। इसको मिला देने से होता क्या है? अब वैसे जब गैस एलपीजी गैस बनाई जाती है तो इसमें मिला दिया जाता है। इससे क्या होगा? जैसे गैस रिलीज होगी वो जल्दी से मरने लगता है, फिर क्या होता है? हम उसको बंद कर देते हैं। इसलिए मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है उसमें? एथिल मर्क्यूप्टन मिला दिया जाता है। तो फटाक से इतना, चलो फटाक से बोलो आगे देखो इधर। चलो देखो परासरण, दूसरा है परासरण। परासरण, ओस्मोसिस। ओस्मोसिस, परासरण, ये क्या होता है? लिखो पहले इसमें। ऐसी प्रक्रिया जिसमें ऐसी प्रक्रिया जिसमें जिसमें विलायक के कण, ऐसी प्रक्रिया में विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, अर्धपारगम्य अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा कम सांद्रता वाले स्थान से अधिक सांद्रता वाले स्थान की ओर गमन करते हैं, एक परासरण कहलाता है। परासरण कहलाता है। ठीक, क्या लिखा? ऐसी प्रक्रिया में विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा कम सांद्रता वाले स्थान से अधिक सांद्रता वाले स्थान क्यों करते हैं? गमन करते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परासरण कहते हैं। देखो नीचे, यह प्रक्रिया केवल विलायक में ही संभव है। विलायक यानी द्रव कह सकते हो। यह प्रक्रिया केवल विलायक यानी द्रव में ही संभव है, ठोस द्रव नहीं होती। ठीक, जैसे ठीक, इसमें लिखो हाँ किशमिश, सही कह रहे हो। जैसे किशमिश को पानी में भिगोने पर फूल जाना, आगे लिखो, चने को पानी में भिगोने पर
फूल जाना। ठीक, तो लिख लो इसी में, पौधों द्वारा जल को अवशोषण करना। पौधों द्वारा जल का अवशोषण करना। ठीक, और लिखो आचार, आचार पर नमक छिड़कने, छिड़कने पर सिकुड़ जाना। ठीक, अंगूर को चाशनी में भिगोने पर सिकुड़ जाना। सब जानोगे एक एक चीज। एक एक चीज बोल जाओगे, ठीक ना। सुना इधर, हमने क्या बोला, ऐसी प्रक्रिया जिसमें विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा कम सांद्रता वाले स्थान से जाते हैं, अधिक सांद्रता वाले स्थान की हो जाते हैं। ये बताओ, किशमिश एकदम बेचारा सूखा हुआ है, किशमिश सूखा हुआ है, किशमिश को तुमने रात में भिगो दिया पानी में, सुबह किशमिश क्या होता है, फूल जाता है। फूल क्यों गया, फूल क्यों गया, क्योंकि बाहर किशमिश के बाहर सांद्रता ज्यादा थी। सांद्रता ज्यादा होने क्या जी, हाँ, विलायक कण वहां पर क्या है, ज्यादा है। ठीक, इसलिए उसके जी, तो हुआ क्या, पानी किसके अंदर प्रवेश कर गया, किशमिश के अंदर प्रवेश कर गया, इससे किशमिश क्या हो गया, फूल गया। चने को मैंने पानी में भिगो दिया शाम को, ठीक, अब चना के अंदर क्या, चारों तरफ पानी ज्यादा दीदी, पानी ज्यादा है, तो पानी ज्यादा होने की वजह से क्या हुआ है, उसकी जो सांद्रता चारों तरफ क्या है, सांद्रता चने के चारों तरफ सांद्रता कम है, पानी मात्रा ज्यादा है, चने के चारों तरफ सांद्रता कम, यानी पानी मात्रा क्या है, ज्यादा है। और पानी मात्रा ज्यादा होने की वजह से क्या हुआ, उसके अंदर पानी कहां से, चने के अंदर चला गया, चना क्या हो गया, फूल गया। पौधों द्वारा जल का अवशोषण करना, पौधों में दो क्रियाएं होती हैं, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। पढ़े नहीं पढ़े हो, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। फ्लोएम, तो जाइलम क्रिया द्वारा, जाइलम क्रिया द्वारा पौधे जो करते हैं जल और खनिज, क्या जी, जल और खनिज लवण, जल और खनिज लवण, खनिज लवण एब्जॉर्ब करते हैं, और फ्लोएम क्रिया द्वारा भोजन, और भोजन क्या जी, कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ एब्जॉर्ब करते हैं, ध्यान रखना। ठीक, तो जाइलम क्रिया द्वारा ही जल परासरण के माध्यम से जल और खनिज लवणों को जमीन से, जड़ों से क्या करते, ऊपर पत्तियों शाखाओं में ले जाने काम करते हैं। और फ्लोएम क्रिया द्वारा करते क्या है, इसमें पाते हैं संवहन ऊतक, पौधों की जड़ों में क्या पाते, संवहन ऊतक पाते हैं, कि सूज पाए जाते हैं। करते क्या है, वही फ्लोएम जो कोशिकाएं होती करती क्या है, भोजन और कार्बनिक पदार्थों का करती हैं, ले जाने और आने का कार्य करती हैं। हम लोग देखते हैं करते क्या है, मान लो कुछ सब्जी बो दी गई, हम लोग क्या करते हैं, उसमें खाद वाद डाल देते हैं, करती जो जड़ी करती क्या है, वो खाद को लेकर के पोषक तत्व लेकर करती है, उसके पत्तियों में जहां पर फल लगा हो तो वहां पर पहुंचाने का काम करती हैं। ये सब कौन क्रिया तो होती है, सब परासरण क्रिया होती है। अचार, तुम लोग देखोगे अचार, अभी आम एकदम हरा हरा था, हमने उसको अचार बना दिया, उसमें नमक डाल दो, अचार क्या होता है, एकदम सिकुड़ जाता है स्टार्टिंग में, समझे, हरा हरा अचार हो, आम हो, आम में नमक डाल दो, आम क्या जाएगा, सिकुड़ जाता है। तो क्यों सिकुड़ गया, इससे क्रिकन, और सिकुड़ता क्यों सब जानोगे। अंगूर को, अंगूर अभी हरा हरा एकदम पेड़ से निकाल तोड़ा गया,
उस अंगूर के चारों तरफ क्या डाल दो, चाशनी भर दोगे, उसमें अंगूर डाल दो, अंगूर क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा जी, सिकुड़ जाएगा। क्यों सिकुड़ जाता है, अंगूर के अंदर से रस क्या होते हैं, पूरे निकल जाते हैं, रस निकलने से क्या होता है, अंगूर छोटा हो जाता है। तो सब कौन क्रिया होती है, अब परासरण क्रिया होती है। अगर समझो ध्यान से, परासरण क्रिया होती है दो प्रकार की, कितने प्रकार होती है, दो प्रकार की, ठीक। अब ध्यान से, जगह है ना, अच्छा सब पहले तो उतारो, फिर आगे बताएं, जगह नहीं बचेगा, तो चिल्लाना पड़ेगा। तो पहले तो उतारो, ठीक। ये लिखो, अब आगे इसे लिखो, परासरण के प्रकार। परासरण के प्रकार, परासरण दो प्रकार का होता है। परासरण दो प्रकार का होता है, ठीक। पहला है अंतः परासरण, अंतः परासरण, इंडोस्मोसिस, ओस्मोसिस, ठीक। एक होता है अंतः, दूसरा क्या होता है, बाह्य परासरण। बाह्य परासरण, बाह्य लिखना नहीं, ये चीज परासरण, ठीक। ओस्मोसिस, ओस्मोसिस, बाह्य परासरण। समझ इधर, अंतः परासरण और बाह्य परासरण होता क्या है, समझ इधर। मान लो मेरे लिए दो अलग अलग पात्र, एक पात्र ये है और एक पात्र ये है, ठीक। मैंने इसमें भरा क्या है, विलयन। क्या भरा है, विलयन। पानी भरा है, पानी, पानी। इसमें मैंने भरा चाशनी। क्या भरा है, चाशनी। इसकी सांद्रता थोड़ा क्या होगी, ज्यादा, ठीक। चलो, दिस इज विलायक, दिस इज चाशनी, ठीक। सुना, सुना इधर, मैंने इसमें रखा, मैंने चना। क्या रखा जी, चना। अच्छा, हमको बनाना आता नहीं है, मालूम चना है, ठीक। या किशमिश, नहीं, किशमिश, ठीक, चना और किशमिश दो रख दिया, किशमिश, सही है। चौथा इधर, इसमें मैंने रखा अंगूर। क्या रखा जी, अंगूर रखा, अंगूर, अंगूर रखा। अंगूर थोड़ा बड़ा होगा, ठीक ना, बड़ा। चौथा इधर, चलो, जब मैंने इस चने को पानी में भिगो दिया, अब बताओ होगा क्या, होगा क्या, बहुत ध्यान समझो इधर। चने के चारों तरफ, चने के चारों तरफ सांद्रता कम है। सांद्रता कम होने का मतलब क्या है, बहुत ध्यान समझो तो समझ में आएगा। जब मैंने कहा कि चने के चारों तरफ, इधर बाहर, बाहर सांद्रता कम है, बहुत डिटेल में समझोगे, मूल यहां रख करके तो समझ में आएगा। और चने के अंदर सांद्रता क्या जी, इन दोनों का सांद्रता क्या है, इनके अंदर सांद्रता अधिक है, अधिक। अच्छा, अच्छा, सांद्रता कम होने मतलब क्या है, सांद्रता कम होने मतलब ये है कि चने की चारों तरफ पानियां क्या है, पानियां ज्यादा है, पानियां ज्यादा है। और सांद्रता अधिक मतलब क्या है, किशमिश
और चने के अंदर पानी क्या है, कम है। यहां पानी कम है, दिस इज हियर, यहां पानी क्या है, कम है। समझे ध्यान से, ठीक सुना। यहां पानी ज्यादा, यहां पानी क्या है, कम है। हमने क्या बोला, हमेशा पराक्षण क्रिया में कौन गति करेगा, विलायक। विलायक हम लोग कहते क्या है, पानी। ठीक, पहले बात मतलब इस बात में पराशर और मिश्रण में तो पराशर की बात की गैस के मतलब कण होते हैं। नहीं विलायक कर, देखो हमने क्या बोला, यहां पर सांद्रता क्या जी, चने के चारों तरफ सांद्रता कम है, यानी इसके चारों तरफ पानी क्या है, ज्यादा है। चने के अंदर सांद्रता क्या है, अधिक है, यानी पानी उसके अंदर क्या है, कम है। अब बताओ हमने क्या बोला, पराक्षण में क्या लिखा हुआ है, कम सांद्रता से किधर जाएंगे, अधिक की ओर। तो सांद्रता किधर कम है, बाहर, बाहर कम है ना, सांद्रता बाहर कम, अंदर सांद्रता क्या है, कम सांद्रता वाले स्थान से अधिक सांद्रता वाले, यानी बाहर वाले कण किसके अंदर जाएंगे, बाहर वाले सभी कण जाए किसकी ओर जी, अंदर की ओर जाएंगे। इधर जाएंगे, अंदर की ओर जाएंगे, इधर गए। अब हुआ क्या, पराक्षण क्रिया में विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाएंगे। कम सांद्रता मतलब है इसके चारों तरफ पानी ज्यादा है, और जैसे पानी चना या किशमिश के अंदर गए, इसके अंदर सांद्रता क्या थी, अधिक थी, यानी पानी वहां पर क्या था, कम था, और चना या किशमिश क्या हो गया में, फूल गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अंतः पराक्षण। यानी जब ऐसे पराक्षण की वह क्रिया जिसमें, पराक्षण की वह क्रिया जिसमें विलायक के कण बाहरवा से किधर जाए, अंदरवा की ओर जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतः पराक्षण। कोई दिक्कत, पराक्षण की वह प्रक्रिया में विलायक के कण बाहर से, बाहर से ना, बाहर से अंदर की ओर जाए, उसको क्या बोलेंगे, अंतः पराक्षण। एकदम लॉजिक तरीके समझो। चाशनी, चाशनी मैंने अंगूर डाल दिया, अंगूर एकदम हरा हरा था, पेड़ से लाया गया था, अंगूर लाया गया था, और चाशनी में डाल दिया, अब अंगूर फूले सिकुड़ जाएगा। सिकुड़ा क्यों, ध्यान से, सिकुड़ा क्यों है यहां पर, बताओ 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 बताओ। चाशनी की सांद्रता ज्यादा है कि अंगूर की, चाशनी की। अच्छा अच्छा, वेरी गुड, नहीं जानते थे। अच्छा, यानी चाशनी की सांद्रता ज्यादा, बोलो मत, इसकी सांद्रता अधिक है। अच्छा ठीक, तो अंगूर सांद्रता क्या जी, अंगूर की सांद्रता कम है, इसकी सांद्रता कम है। समझो, लड़के समझ नहीं पाते चीज को, कम है। अच्छा, चाशनी की सांद्रता अधिक है, चाशनी की सांद्रता अधिक है मतलब चीनी ज्यादा पानी कम है, यानी चीनियां ज्यादा पनिया क्या है, कम है, पनिया कम है। अंगूर की सांद्रता कम है, पनिया ज्यादा है, चीनिया क्या है, कम है, यानी यहाँ पर पानी क्या है, ज्यादा है, यहाँ पानी ज्यादा है। सही है। और पराक्षण क्या होता है, कम से सांद्रता से अधिक सांद्रता की। अब होगा क्या, इस क्रिया में अंगूर के अंदर सांद्रता कम, पानी ज्यादा है। अब होगा क्या, हमने क्या बोला, पराक्षण क्रिया में सांद्रता कम, सांद्रता किधर जाएगा, अधिक सांद्रता की। जैसे ही अंगूर को चाशनी में डाल देते हो, भिगो देते हो, अंगूर के अंदर जो पानी ज्यादा होता है वह पानी निकल करके किधर चलाता है, चाशनी की और जैसे ऐसे अंगूर के अंदर से पानी निकलेगा वह अंगूर के बाद सिकुड़ता चला जाता है। इसको हम लोग कहते क्या है, बाह्य पराक्षण। यानी ऐसी प्रक्रिया जिसमें विलायक के कण यानी पानी के कण अंदर से बाहर की ओर गमन करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाह्य पराक्षण। आगे समझ में, लिखो इसमें, तब लिखो, बहुत ज्यादा समझ गए तुम लोग, ज्यादा समझ लो दिक्कत हो जाएगा समाज में। लिखो तुम्हें, देखो ऐसी प्रक्रिया में
ऐसी प्रक्रिया जिसमें विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा किधर जी, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, हाँ, बाहर से अंदर की ओर गमन करते हैं अंतःपरासरण कहलाता है। एकदम अच्छे से समझ में आया होगा, जो जिसका शरीर यहां भी होगा, ध्यान भी यहां होगा, अच्छे समझ में आया होगा। जैसे चना या किशमिश को पानी में भिगोने पर फूल जाना, तो पानी कहां चला गया, चनवा के अंदर, क्या हो गया, फूल जाना। बस उदाहरण बहुत है। अगला है बाह्य परासरण, थोड़ा हमको ऊपर लिखना पड़ेगा। बाह्य परासरण एक्सओस्मोसिस, ठीक। बाह्य परासरण क्या लिखूंगे इसमें, लिखो साथ में। ऐसी प्रक्रिया जिसमें विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, परासरण में अर्धपारगम्य झिल्ली बोलना ही पड़ेगा, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा किधर, अंदर से बाहर, बाहर अंदर, हाँ, अंदर से बाहर की ओर गमन करते हैं, बाह्य परासरण कहलाता है। बाह्य परासरण कहलाता है। जैसे क्या जी, बोलो क्या, हाँ, अंगूर या आम, कच्चा आम, अंगूर या कच्चा आम को चाशनी या नमक में भिगोने पर सिकुड़ जाना, किसी को डाउट यहां तक नहीं, तब विस्तार समझाया गया, थोड़ा बड़ा कितना पहले कर लो, ठीक है, करो। चलो देखो यार आगे, अगला क्या है जी, आगे हम लोग पढ़ेंगे विसरण तथा परासरण में अंतर, डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड किसमें जी, ओस्मोसिस, ठीक। डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ओस्मोसिस, विसरण और परासरण को समझाया गया। विसरण हमने क्या बताया भाई, जो विसरण क्रिया होती है यह अधिक सांद्रता से किधर होती है, कम सांद्रता की ओर होती है। मतलब विसरण क्रिया में विलेय और विलायक, मैं लिखा नहीं हूं यहां पर, इसमें क्या होगा,
विलेय या विलायक जी, विलेय या विलायक के कण इधर जाएंगे, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं। यानी ऐसी प्रकृति में चाहे विलेय चाहे विलायक के कण, सोल्यूट या सॉल्वेंट के कण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाते हैं, उसको हम लोग कहते क्या है, विसरण। अपने मन में एक चीज बैठा लो, इत्र की बोतल खोलने पर सुगंध का फैल जाना, और समझ में आएगा। इसमें क्या होता है, परासरण में अपने मन में क्या बैठा लोगे, चना किशमिश को पानी में भिगोने पर। इसमें क्या होता है, विलायक के कण कम सांद्रता से किधर जाएंगे, अधिक सांद्रता की ओर जाएंगे। जैसे ही पानी में चना किशमिश डाल दोगे तो पानी क्या होता है, चना किशमिश के अंदर चला जाता है, चना क्या होता है, फूल जाता है। इसमें क्या होता है, विलायक कण किधर जी, कम सांद्रता से किधर जाते हैं, अधिक सांद्रता की। बस परासरण में एक ही चीज याद रखना, इसमें जो विलायक के कण होंगे वह कम से किधर जाएंगे, अधिक सांद्रता की ओर जाएंगे। सबसे मेन पॉइंट यही है। और विलायक केवल जो विसरण क्रिया होती है यह तीनों माध्यम में होती है, ठोस में भी होगी, द्रव में भी, गैस में भी होती है। विसरण क्रिया सभी माध्यमों में होगी, ठीक, ठोस में भी होती है, द्रव में भी होती है, उसमें होती है, गैस में भी होती है। परंतु जो प्रासरण क्रिया होती है यह केवल विलायक में होती है, द्रव में होती है। यह ठोस द्रव में, ठोस और गैस में नहीं होती है। ठोस और गैस में केवल किसमें होगी, यह केवल द्रव में होती है। जो परासरण क्रिया होती है केवल द्रव में होती है, विलायक में होती है, ठोस और गैस में नहीं होती है। अगला क्या है, इसमें अर्धपारगम झिल्ली की कोई फकता नहीं होती। इसमें क्या होती है, इसमें अर्धपारगम झिल्ली फकता होती है, रिक्वायरमेंट होगी। इसमें बिना अर्धपारगम झिल्ली, क्यों भैया, इस प्रक्रिया परासरण प्रक्रिया में केवल विलायक गति कर रहा है, विलायक गति नहीं कर रहा है। तो इनके बीच में एक हमको झिल्ली रखनी पड़ेगी। झिल्ली का नाम क्या होता है, अर्धपारगम झिल्ली। हमने बोला अंडा हो गया, चना हो गया, उसके ऊपर एक झिल्ली होती है, उसको हम लोग कहते क्या है, अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। वो झिल्ली करती क्या है, पानी को सोखती है, और पानी को सोख कहां जाने का प्रयास करती है, कोशिका के अंदर ले जाने का प्रयास करती है, ठीक। इसमें क्या होती है, अर्धपारगम झिल्ली की रिक्वायरमेंट होगी, इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अगला क्या है, यह सभी दिशाओं में होने वाली क्रिया है। ये बताओ, कमरे में गैस सिलेंडर लीक होगा, क्या गैस एक दिशा में फैलेगा, पूरा दिशा में जाएगा, पूरा कमरे में गैस फैल जाएगा। सेंट कोई मारा हुआ है, सेंट हमारा सड़क पर चल रहा है, क्या गैस बस सेंट ऐसे चल रहा है, क्या गैस इधर जाएगा, उसका सुगंध इधर जाएगा, सभी दिशाओं में फैलेगा जैसे चलेगा वो, तो ना। तो जो विसरण क्रिया होती है यह सभी दिशाओं में होती है, क्योंकि परासरण होता है केवल एक दिशा में होगा। अगर पानी बह रहा है तो पानी एक टाइम में एक ही दिशा में बहेगा, चार दिशा में नहीं बहेगा। किसी पाइप में पानी बह रहा है तो भैया एक समय में एक ही दिशा में चार दिशा में बह जाएगा, एकदम बहेगा। कि गैस क्या होता है, गैस सभी दिशाओं में बह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यह क्रिया क्या होती है, यह निश्चित समय होने वाली क्रिया है, क्या करना चाहिए, ठीक। आगे, इसमें विलेय विलायक दोनों कण गति करते हैं। विसरण क्रिया में विलेय भी गति करता है, विलायक दोनों कण गति कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें विलायक के कण ही गति करेंगे, विलेय कण गति नहीं करेंगे। इसमें विलेय कण कभी नहीं गति करेंगे, इसमें केवल विलायक कण गति करते हैं। अगला पॉइंट, इसे दाब बढ़ाकर नहीं रोका जा सकता है। हमने क्या बोला, किसी कमरे में गैस फैल रहा है, किसी कमरे में गैस, धुआं, मोमबत्ती जला के धुआं फैल रहा है, तो क्या धुआं को दाब बढ़ा करके धुआं कम कर सकते हो, नहीं कर सकते हैं। धुआं को या इत्र की बोतल खोल दो, उसकी सुगंध को दाब बढ़ा करके हम लोग रोक नहीं सकते हैं। लेकिन अगर विलायक बह रहा है, गति कर रहा है, इसे दाब बढ़ाकर हम लोग रोक सकते हैं। हम लोग 11 में पढ़ चुके हैं पास्कल का नियम। आजकल इतने भी गाड़ी मोटर सफाई हो रही है, ठीक, तो सफाई हो रही है, बड़ी बड़ी ट्रक हो गया, बस हो गया, उसको क्या करते हैं, पास्कल की ढंग धार क्या करते हैं, बस थोड़ा सा बल लगा उठा दिए, वहां पर हम लोग द्रव को दबा सकते हैं ना। इसे दाब बढ़ाकर रोक सकते हैं, इसे दाब बढ़ाकर कम कर सकते हैं, इसे दाब बढ़ाकर रोक नहीं सकते हैं। अगला क्या है, यह जीवित तंत्र पर निर्भर नहीं करता है। मतलब वह जो जिस पर हम प्रयोग कर रहे हैं, जिस पर एक्सपेरिमेंट चल रहा है, ठीक, यह जीवित तंत्र का मतलब क्या, चाहे निर्जीव चाहे क्या हो, सजीव हो। यह भैया गैस है, गैस क्या निर्जीव सजीव होता है क्या, यह धुआं क्या निर्जीव सजीव होता है क्या, जिधर मन के उधर बहने लगे, गैस हो गया, धुआं हो गया, जिधर मन के उधर बहने लगे। जीवित तंत्र पर डिपेंड करेगा। जीवित तंत्र पर डिपेंड मतलब क्या है, अगर चना सूखा हुआ है, अगर चना सूखा हुआ तभी चने को पानी में डालोगे, तभी चने में पानी उसमें अंदर प्रवेश करेगा। वही चना तुम अभी ये सीजन चल रहा है, वही चना तुम पौधे से तोड़कर लाए एकदम नरम नरम,
अब तुम पानी में डाल दोगे, अब तुम सोचो चना फूल जाए, फूलेगा? वही है जीवित तंत्र। समझ गए ना चीज है? हमने क्या बोला, चना 4-5 महीने बोरी में रखी गई हो, अब चना निकाल कर पानी में डालोगे, चना फूल जाएगा। वही चना पेड़ से तोड़कर लाए, वही चना पेड़ से तोड़कर लाए, या अंगूर को पेड़ से तोड़कर लाए, पानी में डाल दो तुम रात भर, क्या अंगूर बड़ा इतना होता का? चना होता का? उतना ही बड़ा रहेगा। क्यों? अभी उसमें रस अंदर भरा हुआ है, विलायक अंदर भरा हुआ है, इसलिए फूलेगा नहीं। वैसे खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, ये फूलने वाला नहीं है। समझ गए? नहीं समझे? वही जीवित तत्व पर निर्भर करेगा कि चना हरा कि सूखा हुआ है। सूखा रहेगा तो फूल जाएगा, और हरा रहेगा तो नहीं फूलेगा, डिपेंड नहीं करेगा। यह पादप शरीर में गैसों के लिए उत्तरदायी होता है। हमने क्या बोला, विसरण क्रिया के माध्यम से ही पेड़ पौधों में पेड़ पौधे CO2 को लेते हैं, O2 को छोड़ने का कार्य करते हैं, विसरण प्रक्रिया के माध्यम से ही। और यह पादप शरीर में जल के लिए उत्तरदायी होता है। हमने क्या बोला, जो पेड़ पौधे कोशिकाएं होती हैं उसमें क्या पाता है, संवहन कोशिकाएं पाती हैं, जो उसमें क्या होती है, जाइलम और फ्लोएम की क्रिया होती है। जाइलम और फ्लोएम क्रिया के माध्यम से पेड़ पौधे अपने पत्तियों में, शाखाओं में, ठीक हर भागों में जल को, खनिज लवणों को, कार्बनिक पदार्थों को, पोषक तत्वों को, भोजनों को करती हैं, जल के माध्यम से शाखाओं पत्ती पहुंचाने का कार्य करती हैं। तो यह पेड़ पौधों के लिए, यह पेड़ पौधों में गैसों पहुंचाएगा, यह पेड़ पौधों में पनिया, भोजनवा, कार्बनिक पदार्थों पहुंचाएगा। कौन? परासरणवा और विषाणुवा गैस पहुंचाएगा, ई पनिया, भोजनवा और कार्बनिक पदार्थों पहुंचाएगा। ठीक, आगे, यह क्रिया अपेक्षाकृत क्यों तीव्र गति से होती है? बताओ, किसी कमरे में सिलेंडर खुल गया, क्या गैस आराम आराम जाएगा? अभी हम आराम चल रहे हैं, जा रहे हैं। जैसे गैस लीक हुआ तो कमरे में क्या होता है, पूरा फैल जाएगा। जो गैस क्रिया होती है बहुत तीव्र गति से होती है, मतलब जो विसरण क्रिया होती है बहुत ही तीव्र गति से होती है। और पराफरण क्या होता है, पानी चल रहा है, पानी क्या बहुत तेज है, क्या आराम आराम भागता है, जब गैस की अपेक्षा इसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी, पानी स्पीड कम होगी। गैस बहुत तेज बहेगा कि पानी क्या बहेगा, उससे कम बहेगा। ठीक, आगे उदाहरण समझाया था, जैसे में इत्र की बोतल खोलने पर सुगंध का फैलना बहुत तीव्र गति से होगा। ठीक, तुम पानी लगा के भीग करके टहलो, घूमो, पानी फैल जाएगा, और तुम सेंट मार चलो, कौन तेज फैलेगा? सेंट बहुत तेज फैल जाएगा। और नहा दो, हम भीगे, पूरा सड़क भीग जाएगा, ऐसा होगा क्या? ठीक ठीक, मैं पानी पानी हो गई। आगे समझे क्या, चना किशमिश को भिगोने पर फूल जाना। ठीक, वही चीज, चना किशमिश को पानी में भिगो तो चना क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। ठीक, किसी को डाउट? प्रोडक्ट से ठीक है।